हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 5 की। क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 5 की। इसके पहले इस चैप्टर के 4 पार्ट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हो, या फिर चैनल पर विजिट हो करके वो पार्ट देख सकते हो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है नशीले पदार्थ या टॉक्सिक सब्सटेंसेस। नशीले पदार्थ क्या होते हैं? आनंद या भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। अर्थात जब औषधियों को किसी अन्य उद्देश्य से, होती तो ये नशीले पदार्थ जो होते हैं वो होती तो औषधियाँ ही हैं, लेकिन इन औषधियों को, दवाइयों को किसी अन्य उद्देश्य से असामान्य मात्रा में, मतलब औषधि की जो मात्रा होती है वो तो निश्चित होती है, लेकिन इन औषधियों को असामान्य मात्रा में जब बार बार लिया जाता है तो ये औषधियाँ, इन औषधियों के प्रयोग से शारीरिक मानसिक क्रियाकलाप बिगड़ जाते हैं। ठीक है, ये नशीले पदार्थों का प्रभाव है। जब औषधियों को किसी अन्य उद्देश्य से असामान्य मात्रा में बार बार लिया जाता है तो औषधियों के प्रयोग के कारण शारीरिक मानसिक क्रियाकलाप बिगड़ जाते हैं। समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ और उनके कुप्रभाव निम्न प्रकार से है। सबसे पहले बात करते हैं गुटखा। गुटखा क्या होता है? तो सुपारी के टुकड़ों, जो सुपारी के टुकड़े होते हैं, कत्ता पान में लगाया जाता है, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। सुपारी के टुकड़े, कत्ता, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातु के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। कुछ गुटखा के अंदर तंबाकू भी डाला जाता है। महिलाएं और बच्चे भी इसका प्रयोग खुलकर करने लगे हैं। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि तो होती है, धन पैसों की तो बर्बादी होती है, साथ साथ में शरीर का नुकसान भी होता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है गुटखा खाने से, जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है, और इस रोग को जो नाम दिया जाता है वो होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। गुटखा खाने के कारण कौन सा रोग होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस में? इसके कारण जो जबड़े की मांसपेशियां होती है वो कठोर हो जाती है, जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। कैंसर रोग होने की भी पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो ये गुटखा के दुष्प्रभाव और गुटखा क्या होता है वो सारा इसमें आ गया। आपकी किताब में भी यही दिया हुआ है। गुटखा, ये रोग इम्पोर्टेंट है, रोग याद रखना, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, और साथ में कैंसर होने की संभावना भी रहती है। दूसरा नशीला पदार्थ है अपने पास में तंबाकू। देखो तंबाकू, तो जो तंबाकू का पौधा होता है उसका बॉटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम, या हम कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम, क्या होता है? निकोटियाना टोबेकम। तंबाकू के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है निकोटियाना टोबेकम। तंबाकू का कुल होता है सोलेनेसी। तंबाकू की पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें 1 से 8% निकोटीन नामक एल्कलॉइड होता है। इसी के कारण शरीर को नशा होता है। इम्पोर्टेंट है, तंबाकू के पौधे की पत्तियों में कितना प्रतिशत निकोटीन होता है? 1 से 8% निकोटीन होता है। तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियाँ, तो इसको हम बुक में से पढ़ लेते हैं। तंबाकू, इसका बॉटनिकल नेम हो गया निकोटियाना टोबेकम। इसकी पत्तियों में निकोटीन हो गया 1 से 8%। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग इसे पान, गुटखे या चूने के साथ इसे चबाते हैं। कुछ लोग तंबाकू के पाउडर को सूंघने या मंजन की तरह दांतों व मसूड़ों पर मलने के लिए भी काम में लेते हैं। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का या अन्य रूप में भी उपयोग किया जाता है। इससे हानियाँ क्या क्या है तंबाकू से? देखो, पहला तो है कैंसर।
और वो कैंसर कौन कौन सा हो सकता है? मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। दूसरा, जो तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है वह क्या करता है? जो हमारे शरीर में धमनियाँ होती है, जो रक्त नलिकाएं होती है जिनमें रक्त बहता है, धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं के द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर जो भ्रूण के विकास की गति होती है वह धीमी पड़ जाती है। जो शिशु का विकास होता है वो धीमा हो जाता है। सिगरेट के धुएं के अंदर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यह आरबीसी को, जो हमारे शरीर में रक्त होता है जिसमें आरबीसी होती है, आरबीसी को नष्ट कर देती है और रुधिर की जो ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता होती है उसको कम कर देती है। सिगरेट, बीड़ी आदि का जो दुष्प्रभाव होता है वो खुद को तो होता ही है, जो व्यक्ति सिगरेट बीड़ी का सेवन करता है उसको तो होता ही है, लेकिन साथ में जो धुआं निकलता है, जैसे निकोटीन युक्त धुआं वातावरण में फैलता है, वह साथ में बैठे रहने वाले व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार हर साल 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू का उपयोग करने से असमय मौत का शिकार होते हैं। इनमें से 50 लाख तो वह लोग हैं जो प्रत्यक्ष सेवन करते हैं, मतलब जो सेवन कर रहे हैं, और 10 लाख वो लोग हैं जो उनके पास में बैठे रहते हैं या धुएं के कारण वो प्रभावित हो रहे हैं। अगला नशीला पदार्थ आता है हमारे पास में मदिरा। मदिरा शराब कह सकते हो, अल्कोहल कह सकते हो। देखो, मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है। मदिरा या शराब के अंदर जो नशा होता है वो किस कारण से होता है? तो एथिल अल्कोहल के कारण से होता है, C2H5OH के कारण से होता है। विभिन्न प्रकार की मदिरा में अल्कोहल का जो प्रतिशत होता है वह अलग अलग होता है। मदिरा सेवन से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है ये बुक में से देख लेते हैं। देखो, मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन सभी प्रकार की शराब में नशे का एक कारण होता है, वो होता है एथिल अल्कोहल। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका जो परसेंट होता है अलग अलग होता है। मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और इसके कई दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। इससे होने वाले नुकसान को देखते हैं। मदिरा का पान करने से जो अल्कोहल होता है वह रक्त प्रवाह के द्वारा वो अल्कोहल कहाँ पर चला जाता है? यकृत में। दारू या शराब के अंदर जो अल्कोहल होता है वह यकृत में जाता है। अधिक मात्रा में अल्कोहल यदि शरीर में है तो यकृत इस अल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है, और ये एसिड एल्डिहाइड हमारे शरीर के लिए कैसा होता है? विषैला होता है। अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति का सामंजस्य और नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। आपने शराब पिए हुए व्यक्ति को देखा होगा तो उसके शरीर का जो सामंजस्य है वो बिगड़ जाता है, उसका अपने शरीर पर नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इस कंडीशन में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अल्कोहल से जो स्मरण क्षमता होती है उसमें कमी आती है, तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित होता है। अल्कोहल के प्रभाव के कारण एक रोग होता है जिसका नाम है वशीय यकृत रोग। ये इम्पोर्टेंट है। एक तो गुटखा के कारण रोग पड़ा आपने सब म्यूकस फाइब्रोसिस, और इस मदिरा के कारण रोग होता है वशीय यकृत रोग। इस रोग में क्या होता है? हमारे शरीर में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। मदिरा सेवन से व्यक्ति की धन पैसे की हानि होती है, मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। समाज में उसकी जो इज्जत होती है या समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा होती है वह कम हो जाती है मदिरा सेवन के कारण। तो ये मदिरा सेवन से हानियाँ। अगला नशीला पदार्थ है हमारे पास में अफीम। अफीम, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। इसमें से नशीला पदार्थ कैसे निकाला जाता है? तो इसके जो कच्चे पदार्थ होते हैं, किताब में इसका चित्र दिया हुआ है, ये अफीम का फल है। इसका जो कच्चा पदार्थ होता है उसमें से ऐसे चीरा लगाया जाता है। कच्चे पदार्थ में चीरा लगाने से ये लिक्विड बाहर निकलता है, लेटेक्स जिसको कहते हैं। इसके अंदर पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग नशे के रूप में किया जाता है।
पेपेवर सोम्निफेरम का जो कच्चा फल होता है उसमें चीरा लगा करके लेटेक्स यानी कि उसका दूध प्राप्त किया जाता है। इस लेटेक्स में 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। इनमें से मार्फिन, कोडीन, निकोटीन और सोम्निफेरिन और पेपेवरिन ये प्रमुख एल्केलॉइड हैं। मार्फिन के एस्टिलीकरण से हेरोइन बनती है। इसमें से जो मार्फिन निकलता है उस लेटेक्स में से इसके एस्टिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जाती है, जो सफ़ेद होती है, गंधहीन होती है, तीखा रवेदार यौगिक होता है और इसका प्रयोग नशे के रूप में किया जाता है। आमतौर पर हेरोइन को नाक द्वारा जोर से श्वास लेकर या इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है। ये एक अवसादक है, मतलब नशीला पदार्थ है जो शरीर की क्रियाओं को कम करता है और आराम, आलस्य व गहरी नींद को लाता है। देखो यहाँ पर भी वही है। ये तो हो गया वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोम्निफेरम। 30 प्रकार के एल्कोलॉइड मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोम्निफेरिन, पेपेवरिन। मार्फिन, कोडीन का प्रयोग हम दर्द निवारक दवाइयाँ बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इस कारण से इसकी खेती होती है, लेकिन लोग शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थों हेरोइन का उपयोग करते हैं। अब ये हेरोइन कैसे बनाई जाती है वो मैंने ऊपर बता दिया आपको। ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के अवसर पर अफीम की मुनहार करने की प्रथा आज भी है, जिसको अमल भी बोला जाता है, अफीम कह सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है। कोई भी कारण हो, लेकिन जो अफीम का सेवन है व्यक्ति को उसका आदी बना देता है। व्यक्ति फिर इसे बार बार लेना पड़ता है। प्रारंभ में ये कम मात्रा में ली जाती है, परंतु धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाने में मजबूर हो जाते हैं। अफीम का जो डोडा होता है, जिसका चित्र दिया हुआ है, उबालकर पीने की लत भी बहुत लोगों में होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। अंत में असमय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर या स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से अफीम लेने की जो लत है या जो नशे की लत है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। देखो अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं। इनके अलावा अन्य नशीले पदार्थ कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, इसका फुल फॉर्म याद रखना, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड आदि अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग भी प्रचलन में है। युवा इनका प्रयोग विभिन्न कारणों से कर बैठते हैं और चंगुल में फंस जाते हैं। इसके प्रयोग के दुष्प्रभाव जो नशीले पदार्थों का प्रयोग करने से दुष्प्रभाव क्या होगा, व्यक्ति परिवार से अलग रहने लगेगा, उसमें अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, शारीरिक और मानसिक कमजोरी उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगी। तो केवल आप ये नाम अच्छे से याद रखना, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, इनका प्रयोग भी नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है। दवाओं का दुरुपयोग। दवाएं वैसे तो इलाज के लिए ली जाती है, लेकिन कई व्यक्ति इनका भी दुरुपयोग करते हैं या नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। भारत में एक सर्वेक्षण के अनुसार 42% लोग शराब का नशा करते हैं, 20% अफीम का नशा करते हैं, 30% लोग हेरोइन का नशा करते हैं, 6% लोग गांजे का नशा करते हैं और 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशे करते हैं। डॉक्टर जो पर्चे में दवाइयाँ लिखता है, जैसे मार्फिन, पेथेडिन, ब्यूफेरिनोफ्रिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम, लोग क्या करते हैं, इन दवाओं का प्रयोग भी नशे के रूप में करते हैं। इसमें का भी प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अफीम का पारंपरिक सेवन, मतलब पुराने समय से सेवन जारी है। वहीं जो पूर्वी राज्य हैं उनमें हेरोइन का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे हैं जो गरीब होते हैं या जो जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं है, वो बच्चे नशे के लिए एसीटोन का प्रयोग करते हैं, साथ में पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल आदि गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर पलते बच्चे नशीली दवाओं एवं शराब की लत के आसानी से शिकार हो जाते हैं। वह जूता चिपकाने का गोंद, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, सूखे इरेजर मार्कर्स और गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं, जो भी नशीले पदार्थ हैं। नशे में जिंदगी की सच्चाई तथा भूख से बेखबर होने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे नशा क्यों करते हैं? जो सड़क पर रहने वाले जो बच्चे हैं, जिंदगी की सच्चाई और भूख से बेखबर होने के लिए नशा करते हैं।
बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की खराबी और कभी ठीक नहीं होने वाली मानसिक क्षति जैसी शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं मोल ले लेते हैं। तो ये अन्य नशीले पदार्थ हैं। अब आता है हमारे पास में खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो आपको इसमें केवल उदाहरण याद रखना है। देखो, आम जन सामान्य के बीच आम धारणा बनती जा रही है, बाजार में मिलने वाली हर वस्तु में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर है। जन सामान्य की चिंता स्वाभाविक भी है और मिलावट का कर सबसे ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर पड़ रहा है। यहाँ तक नॉर्मल है। संपूर्ण देश की मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। आजकल बाज़ार के अंदर नकली दूध, नकली घी, नकली तेल, नकली चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं। मतलब इन पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो बीमार पड़ने के बाद में वो दवा लेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि वो जो दवा लेकर आएगा उसके अंदर भी मिलावट है। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालत और भी ख़राब है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी क्या है, नकली बिक रही है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब इसके जो उदाहरण हैं वो आप अच्छे से याद रखना। सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की। ठीक है, जो शीतल पेय पदार्थ आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, मिरिंडा, कोको कोला, इनकी बात करते हैं। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों में कोई मानक निर्धारित नहीं है। मतलब कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिलाया जाए ये निर्धारित नहीं है। इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या मिलाया जाता है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाने वाला जो पदार्थ है, लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियान और क्लोरोपाइरिफॉस, ये कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से पदार्थ, लिंडेन, डीडीटी, मेलाथियान और क्लोरोपाइरिफॉस, इनका प्रभाव क्या है, कैंसर हो सकता है, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारियां और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी इन पदार्थों के कारण हो सकती है। तो ये उदाहरण याद रखना कोल्ड ड्रिंक्स वाला। इसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है और ये फास्फोरिक अम्ल दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इस फास्फोरिक अम्ल में लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है, तो ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये याद रखना, कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स में एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इसे आम भाषा में मीठा जहर, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मीठा जहर किसे कहते हैं, तो नाम आएगा एथिलीन ग्लाइकोल। इम्पोर्टेंट है, आप ये जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसके नोट्स लिख सकते हो। मीठा जहर किसे कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल को। इसी प्रकार बोरिक अम्ल, एरिथोर्बिक, बेंजोइल अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं। इसके साथ में कोल्ड ड्रिंक्स में और क्या मिलाया जाता है, बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल अम्ल क्यों मिलाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लता प्रदान करते हैं। जिससे इसके कारण क्या होता है, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। तो ये भी कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4 ppm शीशा डाला जाता है, लेड होता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए हानिकारक होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में मिली कैफीन की मात्रा के कारण अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये सारा कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में था। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं आप उन्हें लिख सकते हो। सबसे पहले हमने पढ़ा था कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लिंडेन, डीडीटी, मेलाथियान और क्लोरोपाइरिफॉस, इसका प्रभाव कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारियां और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी है। दूसरा हमने पढ़ा था फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है फास्फोरिक अम्ल में। इसके बाद में हमने पढ़ा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल, जिसे आम भाषा में मीठा जहर भी कहते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल अम्ल
मिलाए जाते हैं जो अम्लता प्रदान करते हैं, जिसके कारण पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। इसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4 ppm लेड या सीसा डाला जाता है, जिसके कारण स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। साथ में कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैफीन भी होता है। ये कैफीन अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या को बढ़ाता है। आगे देखो, वर्तमान में जो दूध है वो भी स्वास्थ्यवर्धक न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गया है। मतलब दूध में भी मिलावट आती है, जिसके प्रयोग से हम दूध के प्रयोग से लाभ कम होता है, हानियाँ ज़्यादा होती हैं। देखो दूध में क्या क्या मिलाया जाता है, इसको भी आप लिख सकते हो। दूध के अंदर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल आदि दूध के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, ये दूध के मिलावट के पदार्थ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जांच से यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। यह हो गया दूध का। उसके बाद में बात करते हैं जो खाद्य तेल बाज़ार में और जो घी उपलब्ध है उसकी क्या हालत है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, सत्यानाशी एक पौधा है, खरपतवार है, इसका बॉटनिकल नेम होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना, और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जा रही है, सत्यानाशी के तेल की, और सस्ता जो ताड़ का तेल होता है, पाम ऑयल जिसको कहते हैं, उसकी मिलावट की जा रही है। अब ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि अगर सरसों के साथ में सत्यानाशी के तेल की मिलावट की जाती है तो मानव के अंदर एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है ड्रोप्सी, अंधापन कह सकते हो सामान्य भाषा में। तो ये हो गया सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाती है, सत्यानाशी के बीज के तेल की। उसके बाद में देसी घी के अंदर वनस्पति घी या डालडा मिलाया जाता है। मिर्ची पाउडर के अंदर ईंट का चूरा मिलाया जाता है। सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी मिलाई जाती है। धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखना कौन से, जैसे मिर्च के पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में सल्फर, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। सब्जियों, फल व सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मतलब उनको अच्छा दिखाने के लिए। ताज़ा दिखाने के लिए हम लेड और कॉपर विलियन का छिड़काव करते हैं। गोभी को सफ़ेद रखने के लिए, यह भी इम्पोर्टेंट है, फूल गोभी को सफ़ेद बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। चना व अरहर की दाल में कंसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जाती है। मिठाइयों के अंदर ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जिससे कैंसर का खतरा रहता है, और डीएनए में, जो कोशिका में डीएनए पाया जाता है, उसमें विकृति आ सकती है। बाज़ार में नकली मावा आ रहा है। दवाओं में मिलावट तो सभी सीमाओं को पार कर गई है। इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाइयों की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित माशेलकर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्यु दंड देने की सिफारिश की है। यदि कोई नकली दवाओं का धंधा करता है तो ये जो माशेलकर समिति है, इसने उस नकली दवाओं का धंधा करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड देने की सिफारिश की है। प्रश्न फिर ये उठता है कि आखिर मिलावट के इस महारोग से निपटने में कानूनी रूप से क्या प्रावधान है। सच्चाई तो ये है कि समस्या की जड़ में देश में जरूरी मानकों का अभाव है, मतलब निर्धारण नहीं किया गया है। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून, ये इम्पोर्टेंट है 1 नंबर के लिए, आप इसे अच्छे से याद रखना, PFA, जिसकी फुल फॉर्म है खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। ये कब बनाया गया था, सन 1954 में। इम्पोर्टेंट है 1 नंबर में, अच्छे से याद रखना। इस कानून में क्या था, तो इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियंत्रण करता है, लेकिन ये नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम साबित हो रहे हैं। PFA खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम सन 1954 में बनाया गया है। इसके अंदर जो 65 खाद्य पदार्थ हैं उनमें कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है ये कानून PFA, जिससे ये लोग पकड़े जाने के बाद, जो नकली या मिलावट का धंधा करते हैं वो लोग, यदि उनको पकड़ भी लिया जाता है तो ये छोड़कर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। कानून चाहे कितना कठोर बना दिया जाए, लेकिन जब तक
कामचोरी या स्पष्ट असमता, जानबूझकर या गलती से जांच कार्य को कमज़ोर करना, मुकदमों का सही ढंग से न चलना, धन शक्ति और राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल कर कछुए की चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता, बात बनने वाली नहीं है। ये कारण है जिसके कारण ये मिलावट का धंधा करने वाले लोग बच जाते हैं। सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर रोक न लग सके। आवश्यकता बस एक ठोस नीति की है और उस पर उचित क्रियान्वयन की है। तो ये किताब में था, एक्स्ट्रा ज़्यादा है, मैंने जहाँ जहाँ पर आपको स्टार लगवाया है या बोला है ये इम्पोर्टेंट है, आप वहाँ के नोट्स लिख लीजिए। छोटा क्वेश्चन वहाँ से आने की पूरी संभावना है। और फ्रेंड्स, ये आपके पहला जो चैप्टर है 10th साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है आज। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।